तेज बारिश के बीच एक सोसाइटी में पुलिस की भीड़ जमा थी और सोसाइटी के सभी लोग हैरान खड़े एक कमरे को निहार रहे थे। तभी कुछ पुलिस वाले अंदर से एक लाश को निकाल कर लाए, जो लाश थी सीमा की, मासूम लड़की। लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ? ये कहानी है सीमा की। सीमा एक छोटे से परिवार में बसे प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता श्याम शास्त्री गांव के सम्मानित पुरोहित थे। शास्त्री जी का नाम पूरे गांव में आदर से लिया जाता था और उनकी यही प्रतिष्ठा उनके परिवार की भी शान थी। सीमा बचपन से ही सबकी लाडली रही। उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशें पूरी की जाती थी। गांव के लोग कहते थे सीमा बहुत ज्यादा भाग्यशाली है जो शास्त्री जी की बेटी है, और शास्त्री जी भी उतने ही सौभाग्यशाली हैं जो उन्हें सीमा जैसी बेटी मिली है। सीमा जो चाहती उसे मिल जाता। ना तो उसे कभी किसी चीज की कमी हुई और ना ही किसी ने उसे ना कहना सिखाया। लेकिन इस सुख और संपत्ति की परछाई में एक कहानी छिपी थी। अब तुम यहां से जाओ अशोक, कोई देख लेगा तो बखेड़ा हो जाएगा। सीमा की आवाज में डर था। अरे सीमा, तुम क्यों इतना घबराती हो? अशोक ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामने की कोशिश की। सीमा और अशोक एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ये बात गांव में किसी को भी पता नहीं थी। अशोक गरीब था, कामकाज करता था, लेकिन बेरोजगार गिना जाता था, पर सीमा के लिए वही उसका सब कुछ था। तुम्हें बात मनानी आती है अशोक, पर मैं घर जा रही हूं और तुम भी चले जाओ, सीमा ने आंखें चुराते हुए कहा। पर अशोक कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, ठीक है, चलो बाय, ध्यान रखना। इतना कहकर अशोक चला गया। सीमा भी उल्टी दिशा में चल दी, तेज कदमों से। फिर घर पहुंचते ही घर का दरवाजा खोला और सामने खड़े थे श्याम शास्त्री। सीमा, आज आने में देर हो गई। आवाज में सवाल कम और चिंता ज्यादा थी, पर सीमा थोड़ा संभल कर बोली, वो पिताजी रानी के घर गई थी, वहीं बैठी थी, बस थोड़ी देर हो गई। उसी समय रानी भी पीछे से अंदर आई और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ अंकल जी, हम दोनों साथ ही थे। श्याम शास्त्री ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और अंदर चले गए। सीमा और रानी सीधा कमरे में चली गई और दरवाजा बंद होते ही सीमा बिस्तर पर बैठ गई। यार रानी, मुझे अशोक से प्यार है। रानी चौंकी नहीं, जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता हो। बस मुस्कुराई और बोली, मैं जानती थी, तेरी आंखों में साफ दिखता है। सीमा ने गहरी सांस ली, पर क्या फायदा यार, मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे। अशोक ना ब्राह्मण है, ना ही उसके पास कोई काम है। रानी ने पास आकर उसका हाथ पकड़ा। सीमा, दिल से जो रिश्ता जुड़ा है उसमें जात पात नहीं देखी जाती, पर हाँ, तेरे पापा की सोच बदलना आसान नहीं होगा। सीमा की आंखें भर आई। रानी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से पापा की इज्जत पर कोई सवाल उठे, पर मैं अशोक को खो भी नहीं सकती। ये सुनकर रानी कुछ देर खामोश रही और फिर गहरी सांस लेकर बोली, बेकार में परेशान मत हो यार, जब अशोक कुछ कर लेगा ना तब अपने घर में बताना। चल अभी मैं जाती हूँ। सीमा ने धीरे से सिर हिलाया और रानी कमरे से निकल गई। सीमा खिड़की के पास खड़ी रही और इस तरह वो रात अशोक की याद में बीत गई। अगली सुबह सबसे पहले सीमा उठी, माँ पापा को बिना बताए घर से निकल गई। जैसे ही गांव के बाहर वाले आम के पेड़ के पास पहुंची, वहां पर अशोक पहले से ही खड़ा हुआ था। सीमा उसे देखकर मुस्कुरा दी और तेज कदमों से उसके पास गई और बिना कुछ कहे गले लग गई। अशोक भी उसे कसकर थामे रहा, पर वो दोनों नहीं जानते थे कि कुछ कदम पीछे एक जोड़ी आंखें सब कुछ देख रही थी। श्याम शास्त्री। अपनी बेटी को उस लड़के से लिपटा देखकर उनकी आंखें गुस्से में लाल हो गई और उन्होंने वहीं से तेज आवाज में कहा, सीमा। सीमा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा। वो झट से अशोक से अलग हुई। कुछ कहने ही वाली थी कि श्याम शास्त्री उसके पास पहुंचे और एक जोरदार तमाचा सीमा के चेहरे पर जड़ डाला। शर्म नहीं आई तुम्हें? हमारे खानदान की लड़की एक बेरोजगार नीच जात के लड़के से लिपट रही है खुलेआम। शर्म नहीं आती तुझे?
सीमा कुछ बोल ही नहीं पाई, आंखों से आंसू बह निकले। पर तभी अशोक ने हाथ जोड़कर कहा, शास्त्री जी मेरी बात सुनिए। चुप रह, जबान मत खोलना। और तू सीमा, तुझे तो घर चलकर बताता हूं मैं। अशोक की भी अब आंखें भर आई थी, पर वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ खड़ा रहा। आज के बाद मेरी बेटी से दूर रहना, वरना वो हाल करूंगा ना तेरा, न तो गांव में मुंह दिखाने लायक रहेगा और न ही जिंदा रहेगा। इतना कहकर शास्त्री सीमा का हाथ पकड़े हुए उसे घसीटते हुए घर ले गए। और घर पहुंचते ही श्याम शास्त्री ने गुस्से में दरवाजा बंद किया और जोर से बोले, बहुत हो गया, अब कल तेरी शादी तय कर देंगे हम लोग। बड़े घर का लड़का है, पढ़ा लिखा है, संस्कारी है, और सबसे बड़ी बात हमारी जात का है। अब यही होगा। सीमा फटी आंखों से बस पापा को देखती रह गई। कुछ कहने की हिम्मत नहीं बची थी। दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। नहीं नहीं पापा, मैं अशोक से प्यार करती हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए पापा। चुप कर नालायक, अगर तेरे कदम घर से बाहर पड़े तो उस लड़के को इस आम के पेड़ में सूली से लटका दूंगा। अब तेरी शादी वहीं होगी जहां पर मैं चाहूंगा। हमें अपनी इज्जत प्यारी है। अगर तुझे कोई देख लेता तो पूरे गांव में हम लोगों की क्या इज्जत रह जाती, सब हम लोगों पर थूकते। सीमा बस रोती रही, सुबकती रही और अपने कमरे में चली गई। और फिर कुछ दिन बाद सीमा की शादी तय हो गई। विक्रम शहर में नौकरी करने वाला बड़े घर का लड़का था। घर में ढोलक बजने लगी, रिश्तेदार आने लगे, पर सीमा का चेहरा जैसे किसी मुरझाए फूल सा था। हर रस्म में वो रोती रही, हर बार आंखें अशोक को ही ढूंढती रही। और इन्हीं सबके बीच एक हफ्ता बीत गया। एक सुबह घर में हड़कंप मच गया। सीमा अपने कमरे में नहीं थी। पूरा घर छान मारा, वो कहीं नहीं मिली। और जब खोजबीन शुरू हुई तो एक छोटा सा खत मिला, मैं जा रही हूँ, मैं अशोक के साथ खुश रहूंगी। पूरा परिवार इस खबर को सुनकर हिल गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सीमा अपने परिवार की इज्जत को लांघकर इस तरह घर से दूर भाग जाएगी। और अब ये बात शास्त्री जी के लिए शर्म की बात बन चुकी थी, जिसके बाद पूरे गांव में इस खबर को फैलते देर नहीं लगी। गली में औरतें बातें करने लगी, सुना है श्याम शास्त्री जी की बेटी भाग गई है। क्या दिन आ गए हैं, उस संस्कारी घर की लड़की ने ऐसा किया है। श्याम शास्त्री का सिर शर्म से झुक गया, पर अगले ही पल वो गुस्से में कांप उठे और शाम को चौपाल में सबके सामने उन्होंने ऐलान किया, आज से सीमा हमारे लिए मर गई है, अब उसका कोई रिश्ता नहीं है इस खानदान से। और अगली सुबह गांव के किनारे वाले घाट पर सीमा का पिंडदान किया गया, जैसे उसका कोई देहांत हो चुका हो। लेकिन ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। श्याम शास्त्री अब अशोक के माता पिता के घर पहुंचे। घर में घुसते ही उनका गुस्सा फट पड़ा। कहाँ है तेरा वो नालायक बेटा? हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी इस गरीबी के कीड़े ने, कहाँ है वो? अशोक की माँ हाथ जोड़कर बोली, हमने कुछ नहीं किया शास्त्री जी, हमें कुछ नहीं पता। झूठ मत बोल, रुक, अब तुम दोनों भुगतोगे। थानेदार साहब, उठा लीजिए इन दोनों को। श्याम शास्त्री ने थाने में पैसे खिलाए और अशोक के माँ बाप को जबरन पुलिस ले गई, थाने में बंद कर दिया। और अंदर जाकर सिपाही ने बेल्ट से पिटाई की, चीखें दीवारों से टकराई और निर्दोष गरीब माँ बाप बस रोते रहे, रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन किसी ने दया नहीं खाई। लेकिन उधर सीमा और अशोक गांव से बहुत दूर किसी अनजान शहर की भीड़ में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, एक छोटा सा कमरा, एक बिस्तर और खाने पीने के लिए कुछ बर्तन। अब सब ठीक है ना? अब कोई हमें अलग नहीं करेगा अशोक? अशोक ने सिर हिलाया। अब हम आजाद हैं सीमा, अब हम आजाद हैं। दोनों ने मिलकर सब कुछ ठीक किया और बचे पैसों से घर में जरूरत का सामान लेकर रहने लगे। अब वो छोटा सा कमरा उनका घर बन चुका था। और कुछ दिनों बाद अशोक को एक प्राइवेट ऑफिस में छोटी सी नौकरी भी मिल गई। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, पर पेट भरने के लिए काफी था। सीमा रोज घर का साफ सफाई करती, खाना बनाती। अशोक, हम चाहे तो मंदिर में जाकर शादी कर सकते हैं, सीमा ने बड़े ही प्यार से कहा। अशोक ने गहरी सांस ली और उसका हाथ थामते हुए बोला, नहीं सीमा, अभी नहीं, जब कुछ कमा लूंगा, जब थोड़ा सा सेट हो जाऊंगा, तब तेरी मांग में सिंदूर डालूंगा, ऐसे नहीं
धूमधाम से, पूरे मान सम्मान के साथ। सीमा मुस्कुराई। ठीक है, जैसा तुम चाहो। और इसी तरह दोनों को साथ रहते रहते 6 महीने बीत गए। पर अब परिस्थिति भी बदल रही थी और अशोक का बर्ताव भी। एक शाम जब सीमा जैसे ही दरवाज़ा खुलकर अंदर आई, हाथ में सब्जियों की थैली थी, हल्की सी मुस्कुराहट भी थी चेहरे पर सामने जो बैठा था अब वो अशोक नहीं था। कहाँ थी तू? अशोक ने बिना देखे कहा और सीमा ने हौले से जवाब दिया, बाजार गई थी सब्जी लेने के लिए। और किसके साथ गई थी? मतलब तू अच्छी तरह से समझती है। अब अशोक की आवाज़ तेज हो गई थी। हलवाई के साथ हंसते हुए देखा तुझे, उसकी दुकान के बाहर तेरा तमाशा चल रहा था। बोल। ये सुनकर सीमा के चेहरे के रंग उड़ गए। अशोक, क्या कह रहे हो तुम? मैं तो बस चीनी खरीदने गई थी और उसने कहा कुछ तो बस मैंने जवाब दे दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? चुप कर तू, अशोक ने हाथ उठाते हुए बोला। मुझे बेवकूफ मत समझ। तू उस हरामी हलवाई के साथ हंस हंस के बतिया रही थी। उसकी नीयत खराब है। तुम दोनों का क्या चल रहा है ये सब कुछ जानता हूं मैं। जब मैं ऑफिस में होता हूं तो तू क्या करती है घर में? यही सब रंग ले लिया। सीमा का गला भर आया और अशोक की बातों से वो पूरी तरह से कांपने लगी। अशोक, क्या तुम्हें सच में मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम मेरे चरित्र पर उंगलियां उठा रहे हो। तुम्हारे अलावा आज तक किसी को मैंने आंख उठाकर भी नहीं देखा। तुम थोड़ा तो भरोसा रखो। भरोसा? हाँ, भरोसा। अशोक उसके सामने खड़ा हुआ था और सीमा के बालों को पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। जिस औरत को हर मर्द घूरता हो उस पर कौन भरोसा करेगा? सीमा की सांस रुक गई, उसके होंठ कांप रहे थे। अशोक अब बर्दाश्त के बाहर था। उसने सीमा का हाथ खींचा और दीवार की ओर धकेल दिया। तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, आज बंद करता हूं। मत करो ये सब कुछ अशोक, मुझे डर लग रहा है तुमसे, सीमा रोते हुए बोली। लेकिन अशोक ने कोई रहम नहीं किया। तो भाग जा फिर से, मैंने तुझे कहाँ रोका है? जा ढूंढ ले कोई और हलवाई, कोई और सहारा। अब अशोक वही नहीं था जो पहले था। वो रोज शराब पीकर घर आता और सीमा की जिंदगी हर रात एक घुटन बनकर रह गई थी। जैसे ही रात के 10 बजते सीमा की आंखों में डर उतर आता, क्योंकि अशोक हर रोज नशे में आता और उसे मारता। लेकिन रात को तो हद ही हो गई। अशोक के हाथ में एक लोहे की रॉड थी और वो नशे में धुत सीमा की ओर बढ़ रहा था। अशोक, मत मारो, बहुत दर्द होता है। तेरी दोस्ती किसके साथ चल रही है? सच सच बता मुझे। तुम गलत सोच रहे हो अशोक, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ अशोक, मत मारो मुझे, मत मारो अशोक। अशोक ने वो रॉड फेंककर सीमा के पीठ पर मारी। अब वो शराब के नशे में खोया हुआ था। वो एक शैतान बन चुका था और लगातार अपने हाथों से सीमा को मारता जा रहा था। सीमा की चीखें, उसकी चिल्लाहटें, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। ये आवाजें अब पूरे मोहल्ले की दीवारों से टकराने लगी थी। रात के 2-3 बजे तक सीमा की रुलाई की वो जान बचाने की गुहार पड़ोस के कमरे में रहने वाला मुकेश ने सुन ली और वो परेशान हो उठा। ये रोज रोज का नाटक अब सहा नहीं जाता, पुलिस को फोन करता हूँ। उसने जैसे ही मोबाइल उठाया, उसकी पत्नी ने हाथ से फोन खींच के नीचे रखा। पगला गए हो क्या मुकेश? क्यों पड़ रहे हो उनके चक्कर में? पति पत्नी का मामला है, खुद सुलझा लेंगे। तुम्हें नहीं समझ आ रहा? रोज रोज का है ये तो उनका। रात में लड़ेंगे, सुबह में एक हो जाएंगे। मुकेश का हाथ रुक गया, उसने फोन नहीं किया। और दूसरी ओर उसी वक्त अशोक की पागलपन की हद पार हो गई। बोल, कौन था वो? बोल! वो उसकी गर्दन पर झपटा और अपने दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया। नहीं अशोक, छोड़ो अशोक मुझे, अशोक मैं मर जाऊंगी, मैंने कहा छोड़ो मुझे। सीमा की आवाज टूट रही थी, उसका दम घुट रहा था, गले से अजीब आवाजें निकल रही थी। वो नाखूनों से जमीन खुरच रही थी, पैरों से फर्श को रगड़ रही थी। लेकिन बाहर हर कोई चुप था। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर भी सब अपने कमरों में बंद रहे और कोई भी नहीं आया। मदद करना सबको गलती लग रही थी, क्योंकि बाहर लोग सोच रहे थे कि ये उनकी रोज की लड़ाई जैसा ही है। और फिर कुछ पल बाद सब कुछ शांत हो गया। सीमा की सांसें हमेशा के लिए रुक गई, उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और शरीर ने दम तोड़ दिया था।
पर शराब के नशे में डूबे अशोक को लगा कि वो केवल बेहोश हुई है, तो वो फर्श में उसी के बगल में लेट गया और वो दर्दनाक रात कैसे कटी पता ही नहीं चला। लेकिन जब सुबह हुई तो सोसाइटी में पुलिस आई और सीमा के कमरे से उसकी लाश बाहर निकल रही थी। गले पर नीले निशान, आंखें खुली और पास में फर्श पर बैठा था अशोक, अपना सर पकड़े। बाहर खड़े थे वो सब जिन्होंने रात में हर चीख सुनी, लेकिन अब किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मुकेश बस दूर खड़ा था, सिर झुकाए हुए, आंखों में पछतावे की आंच थी। काश मैंने फोन कर दिया होता। सीमा चली गई थी, लेकिन उसके मरने के बाद समिति का हर इंसान यही सोच रहा था, काश वो चुप नहीं रहते, काश उन्होंने समय रहते सीमा की मदद कर दी होती। उसकी चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर कोई तो उसे बचाने चला जाता, लेकिन उस सोसाइटी में हर कोई चुप था, सब चुप थे।